हर हर महादेव। वर्षों से चर्चा का विषय है कि तंत्र क्या है, पर इसको समझने के लिए उसमें उतरे बिना, डूबे बिना कोई कुछ नहीं बता सकता। अगर हम सतही और सार्वजनिक स्तर पर देखें तो एक व्यवस्था जिसमें शारीरिक मानवीय शक्तियों का उपयोग करके लक्ष्य का संधान किया जाता है। बिना जाने समझे या प्रयोग किए भी हम दैनिक जीवन में स्तर पर अपने प्रकार से तंत्र को जी रहे हैं। पर जैसे कि हर तत्व के स्थूल व सूक्ष्म रूप होते हैं, तंत्र को भी हम उसी प्रकार से समझते हैं। स्थूल स्तर पर हर वह प्रक्रिया जिससे जीवन और वातावरण में कुछ व्यवस्था बनाई जा रही हो, तंत्र है। फिर चाहे वो घर में सुगंध या गृह सज्जा क्यों न की जा रही हो। सूक्ष्म स्तर पर तंत्र की व्यवस्था के लिए हम स्वयं को एक इकाई मानकर इस पर अध्ययन करेंगे। कोशिकाओं और ऊतकों से बना हमारा यह शरीर जन्म के साथ ही स्वयं में उसी ब्रह्म तत्व को धारण करके आता है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः जो सारी सजावटें वो ऊर्जा हम में मौजूद होती हैं, जो इस सृष्टि या प्रकृति में मौजूद होती, किंतु सामान्यतः मानव न तो अपने शरीर के प्रति जागरूक है, न ही इसमें मौजूद ब्रह्म की अपार शक्तियों के विषय में। तंत्र मानव को अत्यंत सहजता से उस विषय की समझ पैदा करता है और स्वयं के अंदर मौजूद अपार शक्तियों की जागृति में सहायक होता है। देखा जाए तो तंत्र या मन की शक्ति के विस्तारीकरण का जीवन का धर्म ही माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह मानव के संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। शरीर की इकाई से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिक्षण समान रूप से क्रिया और प्रतिक्रिया घट रही है। जो आप करेंगे उस कार्य का फल ही त्रिगुणित होकर आपको प्राप्त होगा। अतः मानव को प्रतिपल सजग होकर जीने की चेष्टा में संलग्न होना चाहिए और यथासंभव वही बीज रोपण करना चाहिए जिसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। तंत्र की सूक्ष्मता में हम यह पाते हैं कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक कण अपने आप में एक ऊर्जा को धारण कर रहा है और तदनुसार कार्यरत है। यही हाल हमारे शरीर के आंतरिक संरचना का है। बाह्य रूप में एक सांचे में ढला यह शरीर अंदरूनी तौर पर कई अंगों, नाड़ियों और कशेरुओं का समूह है, जो हर इकाई की एक अपनी ऊर्जा है, जो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म अंश ही है। किंतु इसकी संरचना में कुछ ऐसी बनावटें हैं जिन्हें हम ऊर्जा पॉइंट्स या चक्र कह सकते हैं। इन चक्रों या ऊर्जा पॉइंट्स में संबंधित अंग क्षेत्रों की महत्ता ऊर्जा पाई जाती है और ये क्रमशः सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा आपस में संबद्ध रहते हैं। तंत्र को हम योग क्रिया की वह विधि समझ सकते हैं जिससे इन ऊर्जा पॉइंट्स को आपस में योग कराया जाता है, क्योंकि किसी भी ऊर्जा पॉइंट्स पर रुकी ऊर्जा संबंधित अंग या अंग क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और मानव का जीवन संतुलन खोने लगता है। तो हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि यह तंत्र वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा न्यूनतम और निम्नतम स्तर पर की ऊर्जा को वृहद बनाकर उच्च स्तर के ऊर्जा पॉइंट की ओर भेजा जाता है। तंत्र की पूर्णता से सभी चक्र या ऊर्जा पॉइंट्स के एक सार होने पर मानव मस्तिष्क का धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष का संयोग होता है, जिसे कोई ऑर्गेज्म, कोई शिव शक्ति मंडल कहता है। तो जितनी मात्रा और परिणाम में और जितने अंतराल को साधते हुए ऊर्जा का सप्लाई
उच्च केंद्रों में होगा और उसे रोका जाएगा, उतनी ही ऑर्गेज्म लंबा और सुखद होगा तथा यह अवस्था सुख के साथ एक आनंद जनित शून्यता लाएगी। यह शून्यता की प्राप्ति ही साधना के मूल में कई प्रकार से विद्यमान है और यही हर साधक का लक्ष्य है, क्योंकि बिना इसके किसी भी उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तंत्र सहज योग है क्योंकि यह दैनिक जीवन की शैली में, आमोद में, प्रमोद में, लेन में, देन में, क्रिया में, प्रतिक्रिया में, छेदन में, प्रतिछेदन में, यह अनवरत ब्रह्मांड और संसार में घटित हो रहा है और तंत्र हमें इन सभी क्रियाओं के प्रति सजग होकर क्रियाशील होने की दृष्टि प्रदान करता है। कुछ लोग तंत्र को बस दैहिक क्रिया से जोड़कर देखते हैं, पर यदि हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो पाते हैं कि तंत्र तन द्वारा संचालित और संपादित क्रिया होने के बावजूद सिर्फ सेक्स नहीं है, बल्कि उससे उच्चतम उद्देश्य के लिए ऊर्जा योग या चक्र योग, जिसमें हम अपनी शरीर के प्राथमिक चक्रों से उच्च चक्रों की ओर इसी सेक्स ऊर्जा के सहयोग से बढ़ते हैं। तो हम तंत्र को चक्र योग या चक्राचरण की क्रिया कह सकते हैं। किंतु जब चक्रों की ऊर्जा पूंजों की बात करते हैं तब शरीर की स्थिति के अनुसार चक्र और उनके स्थिति और गुण दोष की व्याख्या अनिवार्य हो जाती है। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ने के क्रम में 9 चक्र माने गए हैं, जिनमें 7 शरीर और 2 शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर में स्थित माने जाते हैं। अतः मुख्य रूप से 7 चक्र की स्थिति और अर्चन की बात तंत्र योग में की जाती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र, 7वां है सहस्त्रार, जिसे त्रिकुटी भी कहते हैं। इनमें से 5 चक्रों की स्थिति गर्दन तक और 2 चक्र आज्ञा और सहस्त्रार की स्थिति गर्दन के ऊपर मानी गई है। इन चक्रों को एक सार और किए बिना योग की पूर्णता कभी हासिल नहीं होती। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में से शहद प्राप्त करने के लिए उसके पकने या पूर्णता का इंतजार किया जाता है, उसी प्रकार चक्रों में मौजूद ब्रह्म ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तंत्र की क्रिया द्वारा उसकी अग्नि को बढ़ाया जाता है, जिससे इनके अंदर के विकार सतह पर आ जाते हैं और अन्याय विधियों द्वारा उन्हें सही किया जाता है। जो स्थान क्रिया द्वारा रिक्त हो जाता है, उसका स्थान ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं उसी प्रकार ग्रहण कर लेती हैं, जिस प्रकार गर्म वायु के ऊपर बैठने वाला स्थान ठंडी हवा ले लेता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि तंत्र क्रिया में स्थान की ऊर्जा का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। किंतु यहाँ यह समझना जरूरी है कि क्या तंत्र सिर्फ चक्र योग मात्र है या इससे विशेष कार्य भी सिद्ध होते हैं। क्या यह पूर्ण योग के द्वारा संतुष्टि प्रदाता मात्र है या विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति में सहायक है? तो सत्यता यह है कि तंत्र की क्रिया के साथ जब उचित मंत्र अर्थात मानसिक निर्देश और पूर्ण विश्व यानी मानसिक आस्था का समावेश होता है, तब ब्रह्मांड का हर कार्य आकर्षित होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। इस पर तंत्र क्रिया द्वारा लक्ष्य का संधान किया जाता है। तंत्र मानता है कि ब्रह्मांड से लेकर यह मानव शरीर एक ऊर्जा पिंड ही है, जिसमें तारतम्यता स्थापित करके किसी भी कार्य या घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए तंत्र की सूक्ष्म क्रियाओं में मस्तिष्क ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा के रूप परिवर्तन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानांतरण या विस्थापन द्वारा अनेक लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। सरल शब्दों में हम तंत्र को ऊर्जा नियमन की मानसिक वैज्ञानिक प्रक्रिया कह सकते हैं।